हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, क्लास 10th साइंस का बच्चों आपका ये चैप्टर रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर ये आपके लिए रहेगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें इस ईयर के लिए काफ़ी पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है। तो हम जब चैप्टर करेंगे तो साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके डिलीट किए गए हैं। ठीक है, सो इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो है बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. And also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. जो कार्बन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसकी एलिमेंटल फॉर्म हो, ठीक है, या फिर उसकी आप कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म हो। कंबाइंड फॉर्म लाइक जब वो जो कंपाउंड है वो बनाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मीथेन गैस बनाता है। तो एलिमेंटल फॉर्म में भी और जब ये कंपाउंड जो है बना लेता है कंबाइंड फॉर्म में भी कार्बन हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 4.1 दी गई है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड। ठीक है, यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। आपको 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो आप सुबह से कंज्यूम कर रहे हो। Compile this list with the list made by your classmate and then sort of the item into adjacent table. अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है आपको लिस्ट बनाने के लिए, और जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको इस टेबल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं। If there are items which are made up of more than one material, put them into both relevant column of the table. अगर कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा आइटम आपने लिया है जो कि एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बना हुआ है, तो आप उसको अदर्स की कैटेगरी में लिख सकते हो। सो आपने जो भी चीजें ली हैं, लाइक आप यूटेंसिल ले सकते हो। ठीक है, यूटेंसिल आपने लिया वो किसका रहेगा, वो मेटल का रहेगा। थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले। ठीक है, ग्लास और क्ले जो भी चीजें बनी हुई हैं, लाइक आपने कप ले लिया। ठीक है, अदर्स में मान लीजिए आपने पेपर ले लिया। तो इस तरह से आपको ये जो कैटेगरी है मेटल से कौन सी चीजें बनी हुई हैं जो भी आपने लिस्ट बनाई है, ग्लास या क्ले से कौन सी हैं और अदर्स में जो है वो कौन सी हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। नाउ लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम किसका है, अदर्स का है, तो फील्ड बाय यू योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो इसमें लास्ट कॉलम में आप देखोगे कि बहुत सारे आइटम जो है वो लास्ट कॉलम में आप एंट्री करोगे, लाइक फूड की एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है क्लोथ्स की एंट्री कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं अदर्स कैटेगरी में, ये सारी किससे मिलके बनी हुई होंगी, ये सारी जो है कार्बन से मिलके बनी हुई होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। तो अगर किसी भी चीज को जलाया जाता है, लाइक पेपर है, पेपर कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो अगर आप पेपर को जलाते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। ठीक है, तो इसके लिए हम टेस्ट भी लिख सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल रही है तो उसके लिए हम जो लाइम वाटर टेस्ट है वो हम इसके लिए कर सकते हैं। So food, clothes, medicines, books or many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon. तो बहुत सारी चीजें, चाहे आप फूड की बात करो, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें एक ही जो एलिमेंट है कार्बन उसके ऊपर बेस्ड है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, जो भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो सारे कार्बन बेस्ड हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फेयर इज क्वाइट मेगरी। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। अर्थ क्रस्ट में कितना है, केवल 0.02% कार्बन है। In the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal, petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. क्लियर, एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अर्थ क्रस्ट में केवल 0.02% कार्बन है।
In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. इतना कम जो है परसेंटेज है, बट फिर भी जो कार्बन है वो बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। आप कार्बन को अगर एक जो लाइफ है उसकी बैकबोन कहोगे तो बिल्कुल गलत नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी चीजें हम चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कार्बन से मिलके बनी हुई हैं। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक्स कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम कार्बन से रिलेटेड उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको इतना इम्पोर्टेंट, इतना वीआईपी बना देती हैं, वो सब हम इस वक्त जो वीडियो है इसमें इस चैप्टर में जो है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, कि जो कार्बन है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, द कोवेलेंट बॉन्ड। सो थर्ड चैप्टर जो आपने किया था उसमें आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में कब पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड यानी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है। लाइक सोडियम है 281 और क्लोरीन है 287। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस तरह से इसके ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये सोडियम आयन बनेगा और ये क्लोराइड आयन बनेगा। अब ये जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस है इलेक्ट्रॉन की, इसको हम कहते हैं आयनिक। ठीक है, ये क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो था आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब कार्बन के केस में क्या होता है कि कार्बन जो है उसके पास 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 4। ठीक है, अब ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं कर सकता, ना तो ये 4 ले सकता है और ना ही ये 4 दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे शेयरिंग होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ क्या होती है, शेयरिंग होती है, और वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। So, in the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. जो ionic compounds हैं वो उनका melting boiling point high होता है, क्योंकि positive negative charge जो है उससे वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। We also saw how the nature of bonding in ionic compound explains these properties. Let's now study the properties of some सब कार्बन compounds. तो कार्बन compounds की कुछ properties को हम discuss करेंगे। Most carbon compounds are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2. तो mostly जो कार्बन compounds हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में poor conductor होते हैं। So from the data given in table 4.1 on the boiling and melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound. तो इनका अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो जो ये कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कम होता है अगर हम आयनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन करें तो। We can conclude that force of attraction between the molecule are not very strong. यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that the bonding in these compound does not give rise to any ions. ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है कि आयंस फॉर्मेशन नहीं होती है। कोवेलेंट कंपाउंड के केस में आयन फॉर्मेशन नहीं होती, आयंस नहीं बनते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ओके, क्या रहेंगे, ये बैड कंडक्टर रहेंगे। In class 9th, we have learnt about the combining capacity of various elements. Combining capacity of various elements, उसको क्या कहते हैं, उसको हम valency कहते हैं। That is the valency, the combining capacity of various elements. And how it depend on the number of valence electron. आपने 9th में पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कार्बन है 2 4, ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अगर आप बोर मॉडल बनाते हो तो देखिए बोर स्ट्रक्चर के केस में क्या रहेगा 2, और ये जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 4। तो ये 4 क्या है, ये वैलेंस शेल है। लास्ट की शेल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और ये 4 क्या है, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की, तो वैलेंसी होता है कि ये इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इसकी वैलेंसी रहेगी। तो 4 जो है इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, सो
लेट्स नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? 2 4 that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। तो ये चार और लेके शेयर करके किसकी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? नियॉन की, ठीक है, जो कि एक नोबल गैस है। Elements form ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost shell. In the case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and need to gain or lose, ठीक है, यानी इसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको जो है अपने कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये क्या कर दे? लूज कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, इस तरह से या तो ये लूज कर दे या इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ये लूज करता है या गेन करता है, हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफरेंस की, ठीक है, यानी कंप्लीटली अगर ये लूज करे या कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, शेयरिंग ना करे, तो इसके लिए कैसे डिफिकल्ट है वो देखेंगे। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। अगर ये C4 नेगेटिव आयन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेता है, तो ये अनायन बन जाएगा, ठीक है। But it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron, that is 4 extra electron। लेकिन अगर ये 4 ले लेता है तो इसके पास प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? 6 है न्यूक्लियस में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो ये डिफिकल्ट रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, कितने प्रोटॉन के लिए? 6 प्रोटॉन्स के लिए। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है? इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बनेगा? C4 पॉजिटिव जो है कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैटायन। But it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electron। लेकिन ये भी इसके लिए जो है क्या रहेगा? बहुत मुश्किल रहेगा कि ये जो है क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे, ठीक है। इसके लिए इसको जो है क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर? तो ये भी क्या रहेगा? ये भी जो है पॉसिबल सिचुएशन नहीं होगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे और 4 प्लस कैटायन जो है वो बना ले। क्लियर? सो now carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atom of carbon or with other atom of अदर एलिमेंट। अब ये जो प्रॉब्लम है, यानी ना तो ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, तो इस प्रॉब्लम, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ये सॉल्व करेगा? इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 उनको शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ, मे बी वो कार्बन हो सकता है, मे बी वो ऑक्सीजन हो सकता है, मे बी वो सल्फर हो सकता है, मे बी वो हाइड्रोजन हो सकता है, अदर एटम या अपने ही कार्बन के साथ जो है अपने ही साथ ये क्या करेगा? शेयर करेगा, और इस तरह से अपनी वैलेंसी जो है यहाँ से कंप्लीट कर लेता है। Not just carbon but many other atoms form molecule by sharing electron in this manner। ठीक है, केवल कार्बन ही नहीं बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। The shared electron belong to the outermost shell of both the atom and lead to both atom attaining the noble gas configuration। तो जो भी एलिमेंट हैं वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, उन्हीं से क्या करते हैं? एक तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट्स लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जांपल हम समझेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होते हैं। यहाँ पे हम समझें अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3 टाइप्स का हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? एक तो होता है सिंगल, एक होता है यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक रहेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रॉन केवल एक होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम को अटेन करेगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ पर 2 होता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास होंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा,
और ये हाइड्रोजन इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसके भी शेयरिंग के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इनकी जो के शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग बाय डॉट्स और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम या तो हम इसको ऐसे डॉट से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। Now, the shared pair of electron is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atom. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से सिंगल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम्स। तो जो टू एटम्स हैं उनके बीच में एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ the atomic number of chlorine is 17. What would be the electronic configuration and its valency? Chlorine form a diatomic molecule Cl2. Can you draw the electron dot structure of this molecule? Note that only the valence shell electron need to be depicted. तो आप जो है क्लोरीन का आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम क्लोरीन का कर सकते हैं। एक क्लोरीन के पास देखिए, सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287। तो हम केवल इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो जाएगा 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। अब 7 तो इसके अपने हैं, एक ही इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, 8 हो जाएंगे। इसी तरह इस क्लोरीन के 7 तो अपने हैं और एक ही इसके साथ ऐसे शेयरिंग कर लेगा, ये हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्लोरीन से क्या बन गया, एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस, जो कि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाया का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हुई है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन का केस स्टडी करेंगे। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। ठीक है, अभी हम समझेंगे। And it required 2 more electrons to complete this octet, and so the atom of oxygen share 2 electrons with another atom of oxygen to give rise to the structure. The 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 26 हो जाएगी। यानी इस ऑक्सीजन को अपने 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हम वैलेंस जो है इसकी शेल बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बना लिए। अब आपस में ये कितना, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये 6 तो इसके पास अपने हैं, 2 इसके साथ ये मिला लेगा, 8 हो जाएंगे। 6 इसके अपने हैं और 2 इसके साथ ये कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं ना, तो इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान रखेंगे जो एक लाइन है ना, इस एक लाइन का मतलब है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लाइन बन जाएगी क्योंकि शेयरिंग ऑफ जो है इधर से भी 2 हुए हैं, इधर से भी 2 हुए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं O डबल बॉन्ड O। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, नाउ can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between the 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom? ठीक है, अब आपको किसका स्ट्रक्चर बनाना है, वाटर का बनाना है। Does the molecule have single bonds or double bond? आपको बताना है कि जो मॉलिक्यूल है वो उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा या डबल बॉन्ड रहेगा। H2O इसका केस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा। कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 26 हो जाएगी। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी क्या रहेगी, 1 ही यहाँ पर रहने वाली है, के शेल केवल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऑक्सीजन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम हाइड्रोजन का बनाएं तो हाइड्रोजन का क्या रहेगा, हाइड्रोजन का केवल 1 रहेगा।
सो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। सिंपल करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले कुछ इस तरह से बना लीजिए कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसी तरह एक हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन। अब जो ऑक्सीजन है उसको अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तो ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, 6 तो इसके अपने हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा और एक इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इसी तरह हाइड्रोजन एक तो इसका अपना है और एक इसके साथ शेयर कर लेगा। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन एक इसका अपना है और एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो अब इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स हैं बता सकते हो आप। बॉन्ड्स जो है देखिए ये क्या बनेगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके पास अपने हैं ही 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड्स जो है वो कौन से रहेंगे, बॉन्ड्स इसके अंदर रहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आपसे पूछा गया है, आपको लिखना है कि किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर रहेंगे। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और समझेंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए नाइट्रोजन के केस में हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर होता है इसका 7 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5 रहेगी। तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें केवल डील वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ करना है, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनसे हमें डीलिंग नहीं करनी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए, यानी इसकी यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ लिख लिए और 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ लिख लिए दोनों नाइट्रोजन के केस में। अब देखिए यहाँ पे इसके पास 5 है तो 3 के साथ ये कंबाइन कर लेगा इस तरह से, और इसके पास अपने 5 है और 3 के साथ ये शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के केस में बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। तो ये क्या कैसा रहेगा, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन का केस हो जाएगा। Now a molecule of ammonia has the formula NH3. Can you draw the electron dot structure for this molecule showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will they have single, double और triple bond? तो अब आपको इसमें बताना है अमोनिया के केस में, ठीक है। तो अमोनिया का केस जो है वो देखिए कैसे हो जाएगा। सेकंड हम करेंगे यहाँ पे अमोनिया, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, क्या बनेगी 2 5 बनेगी। हाइड्रोजन की क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए हम पहले मैंने आपको बताया सिंपल, आप इस तरह से लिख लीजिए कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इसके अंदर बना देंगे और 2 हमारे ऐसे रहेंगे। 5 हो गए इसके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 5 हैं। अब हाइड्रोजन के केस में एक हमने यहाँ बना दिया, एक हमने यहाँ बना दिया और एक हम यहाँ बना देंगे। हाइड्रोजन इसके साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की कंप्लीट कर लेगा, ऐसे 2 करके शेयरिंग कर लेगा। बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के 5 तो अपने हैं ही, 5 के साथ साथ ये एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, एक इस वाले हाइड्रोजन से और एक इस वाले हाइड्रोजन से। इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इनकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन हो जाएंगी, नाइट्रोजन की भी और हाइड्रोजन की भी। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा किसका, अमोनिया का, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है अमोनिया है। तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। आपसे पूछा गया है ना कि किस टाइप का बॉन्ड रहेगा, तो इसमें भी आप लिख देंगे कि इसके अंदर भी क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां से आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, नाउ लेट्स नाउ टेक अ लुक ऑन जो है मीथेन, ठीक है। अब मीथेन देखना है विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो कि क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल, मीथेन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में यानी 75% क्या होती है, मीथेन होता है। एंड हैविंग फॉर्मूला CH4, सिंपलेस्ट कंपाउंड है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि कार्बन जो है वो कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या है, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड वो क्या है, मीथेन है, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा CH4। हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वैलेंसी ऑफ 1 एंड कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। Now, because it has 4 valence electron, in order to achieve noble gas configuration, carbon share these electrons with 4 atom of hydrogen as shown in figure 4.5. तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जो है कंबाइंड करेगा,
एक कार्बन 4 के साथ करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। एंड सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो है ऐसे बॉन्ड जो कि कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग टू एटम्स के बीच में जब होती है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। एंड दीज मॉलिक्यूल are seen to have strong bond within the molecule but इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो क्या रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन अगर हम CH4 एक मॉलिक्यूल और दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के बीच की बात करें तो ये बॉन्ड जो होगा ये वीक होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला बॉन्ड तो जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टू जो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का जो फोर्सेस है वो कैसा होता है, वो वीक फोर्स होता है। और इसी कारण जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इन कंपाउंड्स का वो कैसा रहता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है ये जो बॉन्ड है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए है और ये जो बॉन्ड है ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के लिए है, इंट्रा यानी विद इन, ओके। तो इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, कम होता है। नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो हमने अभी मीथेन का बात की हमने कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, मीथेन का। एंड सच कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अगर आयंस नहीं होते हैं तो ये क्या क्या नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, ओके, नो फ्री आयंस, जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर। नेचर में जो अलग अलग फॉर्म में कोई एलिमेंट जब पाया जाता है तो वो उसकी अलग अलग फॉर्म एलोट्रॉप्स कहलाते हैं विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होंगी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है दोनों ही दे आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम, दोनों ही कार्बन एटम से मिलके बने हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कहाँ पर लाई करता है, वो लाई करता है कि उनके अंदर जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जो उनके अंदर बॉन्डिंग है वो किस तरह से जो है यहाँ पर अरेंज है, जो कार्बन एटम्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज हैं, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर कर जाती हैं उसकी वजह से। अगर हम डायमंड की बात करें, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्म ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी डायमंड के केस में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम वो 3 डिफरेंट जो है अलग कार्बन एटम से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है और एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। आपको पता है कार्बन के केस में क्या होता है कि 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डेड हो जाते हैं। अगर आप ये कार्बन एटम देखो तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है यहाँ पे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane, giving a hexagonal array. अब ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट के केस में देखिए, जो ग्रेफाइट सबसे पहले जो होता है, जैसे आपकी पेंसिल का सिक्का है, ठीक है ना, वो ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रोड बनती है ग्रेफाइट की। अब जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम कुछ इस तरह से ज्वाइन होता है और एक हेक्सागोनल जो रिंग है वो इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये हेक्सागोनल रिंग अलग अलग लेयर में होती है, जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, इसकी इसी तरह एक और लेयर हो जाएगी, थर्ड लेयर हो सकती है। तो ये इस तरह से लेयर में फॉर्म होते हैं और हर एक लेयर के बीच में जो ये फोर्सेस हैं ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे
कि जो हर एक कार्बन एटम है, मान लीजिए कि आप जो है इस वाले एटम को ले लीजिए, तो 1, 2 और 3, 3 बॉन्ड से ये क्या होता है, बॉन्डेड रहता है दूसरे कार्बन के साथ। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 बॉन्ड बनाने के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है ग्रेफाइट के केस में फ्री रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है उसी के कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, स्ट्रक्चर डायमंड के केस से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। अब ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, तो इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो बन जाती हैं, और इसी के कारण ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेज होता है ना इसके बीच में, वंडरवाल फोर्सेज, ये वीक फोर्सेज होता है जो आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। Now these two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties and even their chemical properties are the same. केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट जो है वो कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, जो प्योर कार्बन है उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर से जब उसको सब्जेक्ट किया जाता है, यानी उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो डायमंड फॉर्म हो सकता है। द सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल। जो सिंथेटिक डायमंड बनाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं, बट आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ए नेचुरल डायमंड। लेकिन इनको हम नेचुरल डायमंड से एकदम बिल्कुल अलग पहचान नहीं सकते हैं। तीसरा जो फॉर्म है दैट इज द फुलरीन्स, फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो ये जो है क्या है, फुलरीन्स है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 व्हिच हैज कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो ये जो है C60 कार्बन का बकमिनिस्टर फुलरीन, उसके द्वारा जो है बकमिनिस्टर जो आर्किटेक्ट हैं, यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, उन्होंने ये डिजाइन किया था और उन्हीं के नाम पे ये स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। तो ये एक फुटबॉल की शेप का हो जाता है, जैसे फुटबॉल के अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर भी आप देख सकते हो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये देख सकते हो आप ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसमें पेंटागोन और हेक्सागोन बन जाते हैं। Since this look like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, तो उसकी तरह ये बिल्कुल दिखता है जियोडेसिक डोम की तरह, जो कि ये बकमिनिस्टर फुलर द्वारा, जो आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया था जियोडेसिक डोम। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, दैट वाज नेम्ड फुलरीन, इसीलिए इसका नाम जो है वो फुलरीन दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इनको हम एक साथ जो है डिस्कस करेंगे, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। आगे हम पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, वर्सेटाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्सेटाइल का मतलब है कि बहुत ज्यादा ये एक तरह से कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्यों? So we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electron in various elements and compounds. हमने देखा कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म किए जाते हैं। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स मीथेन। हमने देखा किस तरह से कार्बन जो है वो सिंपल कंपाउंड फॉर्म करता है, मीथेन। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन, इन फैक्ट वी आवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमने कहा था कि जो कार्बन है वो हम लाइफ के बैकबोन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी कार्बन की है, प्लांट्स कार्बन है, क्लोथ्स कार्बन है, फूड कार्बन है, ठीक है। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। यानी इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं कि बहुत ज्यादा। The outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together. Why is that this property is seen in carbon and no other element? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को इस काबिल बनाती है कि वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। The nature of the covalent bond enable carbon to form a large number of compound. टू फैक्टर्स हैं जो कि इसके नेचर को कैसा बनाते हैं, वर्सेटाइल बनाते हैं, यानी सबके जो मोस्टली जो अदर एटम्स है उनके साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है।
फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग यानी अपने आप से जुड़ना। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन के अंदर बहुत ही यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड्स फॉर्म करने की दूसरे कार्बन एटम के साथ, जिससे कि जो कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon and even carbon atom arranged in rings. इसके अंदर बहुत लंबे लंबे जो है कार्बन की चेन जो है वो बन जाती हैं। दे मे बी इस तरह से ब्रांच भी हो सकती हैं, ऐसे जो है रिंग भी हो सकती हैं। कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। Compound of carbon which are linked by a single bond between the carbon atom are called saturated compound. Compound of carbon having double or triple bond between their carbon atom are called unsaturated compounds. So, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कहेंगे, जिनको हम अभी थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इतने एक्सटेंट तक जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो दिखाई दे जितनी की कार्बन में होती है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम। सिलिकॉन जो है वो अभी उसमें भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 7 और 8 एटम्स के लगभग। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। एंड दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावैलेंसी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन एंड एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट। यानी कार्बन जो है वो उसके अंदर टेट्रावैलेंट नेचर है, उसका 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये 4 बॉन्ड जो है सेम एलिमेंट के साथ भी हो सकते हैं और ये अदर एलिमेंट के साथ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कार्बन बहुत ज्यादा जो है क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन इन सब के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि डिपेंड करते हैं कि उनकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर जाता है। हाइड्रोजन की 1 है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। जो कार्बन है वो अदर एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो ये जो है कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। और एक मेन रीजन क्या है जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है, वो है कार्बन का स्मॉल साइज। दिस अनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली। देखिए कार्बन का स्मॉल साइज है तो क्या होता है कि इसके जो लास्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको ये एक तरह से क्या करता है, न्यूक्लियस की तरफ जो है खींच के रखता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि स्मॉल साइज के कारण न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ क्या करता है, खींच के रखता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर। जबकि जो दूसरे एलिमेंट हैं जिनका साइज बड़ा होता है तो उनके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी वर्सेटाइल नेचर की, दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। सेकंड हम बात करें तो वो क्या है, टेट्रावैलेंट नेचर है।
टेट्रावेलेंट नेचर और तीसरा उसका जो है क्या रहेगा, स्मॉल साइज। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से जो कार्बन है दैट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। Next is organic compounds. The two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation. तो इन दो प्रॉपर्टीज से क्या है कि कार्बन जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एंड मैनी हैव द सेम नोन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन के साथ जो है क्या अटैच होते हैं, दूसरे हेट्रो एटम भी अटैच होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। And these compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये किससे मिले थे, ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस से मिले थे, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, उनसे मिले थे, उनसे ये एक्सट्रैक्ट किए गए थे। तो इसीलिए ये माना गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल जो लिविंग सिस्टम है उन्हीं से फॉर्म हो सकते हैं। That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, यानी एक जो कुदरती नेचर है, ठीक है, जिस तरह का उसके अंदर जो कंडीशंस है, इस तरह की कंडीशंस जो है इसमें चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए। लेकिन ये चीज गलत साबित कर दी गई बाय द फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर ने इसको डिस्प्रूव किया। और कैसे किया, 1828 में उन्होंने यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से, और इस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग सिस्टम से ही बन सकते हैं, ठीक है। और यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट लाइक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक NaHCO3 है, ठीक है। सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये जो है कार्बाइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उन सबको किसके अंडर स्टडी किया जाएगा, उन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर जो है वो स्टडी किया जाएगा। ऐसा जो है यानी इनको छोड़ के जो भी जितने कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा। हमने मीथेन के स्ट्रक्चर में क्या देखा कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इज इथेन। दूसरा कंपाउंड अगर हम बात करें तो जो हम देख पा रहे हैं दैट इज इथेन, जिसका फॉर्मूला रहेगा C2H6, ठीक है। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, at first step is to link the carbon atom together with a single bond and then use hydrogen atom. यानी जब भी हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन एटम को हम बॉन्डेड करते हैं और बाकी जो उसकी वैलेंसी है उसको हम हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा और ये हमारा स्टेप सेकंड रहेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। Now can you draw the structure of propane which has the molecular formula C3H8? क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो? तो प्रोपेन का कैसे करेंगे हम, 3 कार्बन को हम इस तरह से बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो वैलेंसी है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड लगा के क्या करेंगे, उसको हम सेटिस्फाई कर देंगे इस तरह से। यानी आपके पास यहाँ पे C3 और कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, यानी C3H8 जो है वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला रहेगा। नाउ सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ध्यान देने वाली बात है, जिन एटम्स के बीच में जिन जो कंपाउंड्स है उसमें जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 is called ethene. दूसरा अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें जिसका नाम है इथीन C2H4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इथीन का तो कैसे होगा, कार्बन कार्बन ऐसे बनाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C2H4 है, तो 4 के केस में 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे। अब यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगाते हैं
और यहाँ पे जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन, इथीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो जो बॉन्ड है वो बनाने हैं, तो दो कार्बन हमें क्या करने पड़ेंगे, शेयर करवाने हैं, और एक एक कार्बन यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये C2H4। अब देखिए ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन जो है, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से इसके हो जाएंगे। तो ये बन गया C2H4 का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, इथीन। नाउ yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2। अब हम बात करें C2H2, यानी ये क्या है, ये इथाइन है। इसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जिसकी वजह से ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ही इजी है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से इस तरह से अपने जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट कर लेगा, और इस तरह से 6 और 2 8, और इसके भी क्या हो जाएंगे, 6 और 2 क्या हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट कर लेगा, यानी आप ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करनी है। सो देखिए, जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें किसका, जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, तो वो रहेगा CnH2n+2। क्लियर, और ये कैसा है, ये अनसैचुरेटेड है। कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, ये अनसैचुरेटेड होगा। CnH2n, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला कंपाउंड हमारे पास क्या आता है, CH4 आता है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा। और जब हम इनको लिखते हैं तो इसमें पीछे क्या आता है, पीछे हम एन का यूज करते हैं। लाइक ये क्या हो गया, ये मिथेन हो जाएगा, मिथेन। हम इसमें कुछ वर्ड रूट भी लिखते हैं। वर्ड रूट का मतलब क्या है कि अगर कार्बन कंपाउंड 1 है तो उसके लिए हम मिथ लिखते हैं, अगर कार्बन का नंबर 2 है तो उसके लिए हम इथ लिखते हैं, अगर कार्बन 3 है तो उसके लिए हम प्रॉप लिखेंगे, अगर कार्बन 4 है तो उसके लिए हम ब्यूट लिखेंगे, अगर कार्बन 5 है तो उसके लिए हम पेंट लिखेंगे, कार्बन 6 है तो उसके लिए हम हेक्स लिखेंगे, कार्बन 7 है तो उसके लिए हम हेप्ट लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन कैटेगरी में होगा, और उसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CnH2n+2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला उसका रहेगा CnH2n, यानी CnH2n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी देखिए जैसे कि C2H4, C2H4। अब ये क्या है, ये इथीन है। ठीक है, इथ तो यहाँ पे नंबर 2 कार्बन है तो हम इथ लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए हम इन लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इथीन। तीसरा हम बात करें तो एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2। फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। इस केस में मान लीजिए n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 2 × 2 - 2, तो क्या हो जाएगा, C2H2। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये इथ आइन बन गया। इथ तो मतलब 2 कार्बन है, और आइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो एल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर मीथेन रहेगा। एल्कीन के केस में फर्स्ट मेंबर इथीन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन के केस में कार्बन नंबर 2 से चेंज जो है वो शुरू हो जाती है, जबकि एल्केन के केस में एक ही कार्बन से जो है यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है। तो एल्केन के केस में फर्स्ट मेंबर जो रहेगा मीथेन रहेगा, जबकि एल्कीन और एल्काइन के केस में इथीन और इथाइन रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज जो है वो क्लियर करनी है। नेक्स्ट हमें दिया गया है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में। हमने पढ़ा कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है,
तो वो चेन्स भी फॉर्म कर सकता है लाइक दिस सिंपल टाइप ऑफ चेन, वो ब्रांचेस भी फॉर्म कर सकता है लाइक दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस, और वो रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है। Now in the earlier section we mentioned that carbon compounds methane, ethane, propane, ठीक है, दे हैव कार्बन एटम। जैसे मीथेन में एक कार्बन होगा, इथेन में दो, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम रहेंगे। सो इस तरह से जो है हम इनके क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइक मीथेन का है तो CH4 है तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, इथेन का है तो 2 कार्बन हमने लिखे और फिर 3 हमने हाइड्रोजन लगा दिए। प्रोपेन है तो C3H8 रहेगा। अब देखिए ब्यूटेन है, मान लीजिए आपको जो है ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखना है तो बहुत आसान है, ब्यूटेन है तो CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्यूट का मतलब है n की वैल्यू 4 तो C4H2 इंटू 4+2 कितना हो जाएगा, C4 4 2 जा 8 और 2 10 तो C4H10 जो है वो ब्यूटेन का फॉर्मूला रहेगा। स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो 4 कार्बन और उनके साथ बाकी क्या लग जाएंगी, हाइड्रोजन लग जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट आप कर सकते हो, देखिए नेक्स्ट पेंटेन है C5H10, ठीक है, C5 पेंटेन C5H12 पेंटेन का रहेगा और C6H14 जो है वो किसका रहेगा, हेक्सेन का फॉर्मूला रहेगा। नाउ बट लेट्स टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन को जो है एक बार फिर से देखते हैं। इफ यू मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन आर। अब इसके अंदर देखिए ब्यूटेन के केस में हम कार्बन का जो स्केलेटन है वो ऐसे भी बना सकते हैं और कार्बन का स्केलेटन हमारा ब्रांच भी बन सकता है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज अगर हम हाइड्रोजन से पूरी करें तो इसका फॉर्मूला भी C4H10 है और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है, C4H10 है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि दोनों का फॉर्मूला C4H10 है, यानी ये दोनों ही जो है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका है, लेकिन स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। क्लियर, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। In addition to straight and branch chain compounds have carbon atom arranged in the form of ring. इसके अलावा कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉर्मूला C6H12। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन है तो इसके अंदर क्या होगा, अब ये साइक्लो जो वर्ड लग गया, साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लो का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइक्लो और हेक्स का मतलब क्या है 6, एन का मतलब क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला जो है ये कंपाउंड बन जाएगा जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर टोटल है 18। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके अंदर रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 18 है। और देखिए इसमें हमने जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का केस पढ़ा है उसमें आप पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी करेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। पेंटेन में इस तरह से 5 का भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसे 3 और ये भी बन सकता है और एक ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ये वाला। तो बाकी वैलेंसीज जो है वो हम हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर देंगे, तो ये 3 आइसोमर पेंटेन के बन सकते हैं। नाउ कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन, तो क्या आप अब साइक्लोहेक्सेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल हम कर सकते हैं। जहां जहां पे एक एक लाइन है वहां वहां पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर ऐसे करवा देंगे, ठीक है। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन कंपाउंड ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो तीनों ही जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। जैसे कि हम बेंजीन का अगर हम एग्जांपल समझें तो बेंजीन के केस में क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसके अंदर जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, 6 कार्बन रहेंगे और कार्बन, हर एक कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट पे क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेंजीन कहेंगे। सो ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर ओनली हाइड्रोजन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
अब इसके अंदर जो सैचुरेटेड हैं उनको हम एल्केन्स कहेंगे, जो अनसैचुरेटेड हैं उनको हम जो है क्या कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स कहेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एल्काइंस कहेंगे। यहीं से हमारा जो है ये कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो देखिए कार्बन जो है वो केवल अपने साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि जो अदर एटम है उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। Carbon seems to be very friendly element. ठीक है, so far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also form bonds with other element like halogen. Like halogen क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है। So in a hydrocarbon chain one or more hydrogen atom can be replaced by these elements। ठीक है, तो कोई भी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप जो है वो लग सकता है। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या रहती है, सेटिस्फाई रहती है, लेकिन अदर एटम जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेट्रो एटम। इस केस में जो अदर एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेट्रो एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रो एटम। So these heteroatoms are also present in some groups as given in table 4.3। तो ये जो heteroatoms हैं ये जो है कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं and these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature। देखिए होता क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये फिर जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। यानी जिस भी हाइड्रोकार्बन में ये जो ग्रुप हैं, चाहे वो क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप है या OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, जिसको हम इस तरह से CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कीटोन यानी CO ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप हो सकता है। तो इनको मेनली जो पेरेंट चेन है उसके अंदर ये ऐड हो जाते हैं और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। मैटर ही नहीं करता कि वो कार्बन चेन जो है 3 कार्बन की है, 2 कार्बन की है या 1 कार्बन की है। सो ये जो अदर एटम है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सो free valency or valencies of the group are shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one or more hydrogen atom। तो इसमें क्या करते हैं, जो अदर एटम है ये हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, उसकी जगह से रिप्लेस करते हैं और खुद जाके वहां पर अटैच हो जाते हैं और कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई रखते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और फंक्शनल ग्रुप जैसे ही अटैच हो जाता है वो अपना फंक्शन करता है, यानी अपने अकॉर्डिंग उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। जैसे कि ये सिंपल हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है, मान लीजिए C2H6 है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लगा देते हैं C2H5OH। अब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी हो जाएंगी इसकी, और इसकी सिंपल हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी रहेगी। तो आपको जस्ट यहाँ पे केवल सिंपल जो है ये ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं कि अल्कोहल OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है जो हमेशा 2 कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, कभी भी जो एंड है चेन की उस पे कभी भी कीटोन ग्रुप नहीं लगता। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड OH हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? You have seen that carbon atoms can be linked together to form chain of varying length। ठीक है, कार्बन कार्बन जो है वो कंबाइंड होते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। दी चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये चेन ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती हैं। And in addition, hydrogen and other atom they can combine with the carbon chain, and hydrogen they can be replaced by any one of the functional group that we saw above। हमने अभी देखा। जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है लाइक एल्कोहल है, वो उस कार्बन कंपाउंड की क्या डिसाइड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, जो कि लेंथ कितनी है उस चीज पे मैटर नहीं करता। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक ये जो है क्या है, ये मिथेनॉल है, ठीक है। एक कार्बन है तो उसके लिए हमने मिथ का यूज किया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का यूज करेंगे और पीछे ओल जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है और ये ब्यूटेनॉल है। दीज ऑल आर वेरी सिमिलर, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो ये जो सीरीज बनी है कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो है दैट सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। यानी हम यहां से डेफिनेशन देख सकते हैं, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, ठीक है। यानी एक चेन के अंदर जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एवरी टाइम दैट विल बी द सेम फंक्शनल ग्रुप। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, देखिए CH3OH है, नेक्स्ट टाइम C2H5OH है, देन C3H7OH है। यानी हर बार हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो है हर बार जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। नाउ ये जो सीरीज होती है, ये जैसे सीरीज बन गई दैट इज अ होमोलोगस सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स। जैसे अगर हम दो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देखें, ये भी एक होमोलोगस सीरीज हो सकती है सिंपल एल्केन की। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, दे डिफर बाय यूनिट CH2। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ये भी कितने से डिफर कर रहे हैं, अगेन CH2 से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। Now what is the molecular formula of molecular mass of this CH2? कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया 14U। यानी हर एक जो स्पीसीज है यहाँ पर एक होमोलोगस सीरीज में वो यूनिट CH2 से डिफर कर रहा है और 14U मोलिकुलर मास जो है दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। कोई भी होमोलोगस सीरीज आप ले सकते हो, एल्केन की ले सकते हो, एल्कीन की ले सकते हो, अल्कोहल की ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ इथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन। फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा, C2H4। ये फर्स्ट मेंबर है जो एल्कीन सीरीज है उसका। द सक्सीडिंग मेंबर, बाकी मेंबर क्या हो जाएंगे, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ठीक है, C5H10 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक मेंबर जो है वो डिफर कर रहा है बाय CH2 यूनिट। नाउ डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स। क्या आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है। द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन कैन बी रिटन एज, एल्कीन के लिए CnH2n हम लिख सकते हैं, एल्केन के लिए CnH2n+2 लिख सकते हैं, एल्काइन के लिए CnH2n-2 लिखेंगे। एंड एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज, जैसे जैसे एक होमोलोगस सीरीज में मोलिकुलर मास जो है वो इंक्रीज होता है, लाइक C2H2 है, C3H यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, C4H6 ये एल्काइन की जो है होमोलोगस सीरीज है। तो जैसे जैसे इसके अंदर जो मोलिकुलर मास है नीचे वो इंक्रीज होता है एक होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो वो बिल्कुल सेम रहेंगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज दे गेट चेंज। Physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties they can be determined by only and only the functional group, ठीक है। तो एक होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। नाउ एक्टिविटी दी गई है 4.2, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास 4। तो फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास जो है वो आपको बताना है, दैट इज देखिए CH3OH है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज मिथेनॉल। एंड C2H5 क्या हो जाएगा, C2H5OH ये क्या हो जाएगा, दैट इज इथेनॉल। और इन दोनों के बीच में ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर जो है n की वैल्यू क्या है 1 है और इसके अंदर n की वैल्यू जो है वो क्या है 2 है। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस रहेगा CH2 यूनिट का, ठीक है। और जो मोलिकुलर मास है वो 14U का डिफरेंस रहेगा।
सेम इसी तरह अगर हम देखें तो C2H5OH, C3H7OH, C2H5OH और C3H7OH, तो इनमें भी दोनों में कितने का डिफरेंस रहा, CS2 का और 14U का। इसी तरह इसमें भी जो है CS2 का डिफरेंस और जो है वही 14U का डिफरेंस रहेगा। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री, तो ये सिमिलरिटी क्या है कि जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वो सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। नाउ अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली, कैन वी कॉल दिस फैमिली होमोलोगस सीरीज, तो अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हो CH3OH, उसके बाद C2H5OH लिख सकते हो, उसके बाद C3H7OH एंड देन C4H9OH, तो ये क्या है, ये होमोलोगस सीरीज है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज दैट इज CS2 यूनिट। ठीक है, now generate the homologous series for compounds containing up to 4 carbon for other functional group given in table 3, तो कोई भी functional group दूसरे से भी आप homologous series बना सकते हो, like आप alkane से बना सकते हो, C2H6 जो है CH4 से बना सकते हो, CH4 C2H6 दूसरा हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, ये क्या है, ये भी एक homologous series है। तो इस तरह से बना सकते हो, एल्कीन की बना सकते हो, एल्काइन की बना सकते हो, कोई भी आप बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया गया है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो डिलीटेड है इस साल के लिए। ठीक है, इससे पहले होमोलोगस सीरीज तक आपको कंप्लीट करना है, बाकी जो आपको दिया गया है नोमेनक्लेचर है, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं देखिए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हैं, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको अप टू होमोलोगस सीरीज यहाँ तक करना है। ओके, नाउ हम इसके जो ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस हैं और साथ में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो भी इतने पोर्शन में इंक्लूडेड हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss blue boxes questions and exercise questions, chapter 4 carbon and its compounds। ठीक है, so देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एंड ऑक्सीजन का रहेगा 2,6, यानी ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, और कार्बन जो है वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, तो 2 जो है ये आपके यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 6 इसके हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6, और 2 जो है कार्बन के रहेंगे। इसी तरह से ये इसके साथ ऐसे शेयरिंग हो जाएगी, और कार्बन के अगर हम देखेंगे तो 4 तो इसके अपने हैं, 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atom of sulfur, the 8 atom of sulfur are joined together in the form of a ring। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सल्फर का, ऐसे स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, और एक जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। S8 मॉलिक्यूल जो है फॉर्म, 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है सल्फर का, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, 8 एटम जो है वो लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हम शो कर सकते हैं, अब सल्फर में कितने होते हैं, सल्फर में होते हैं 6। अब ऐसे है तो एक इधर लिख लीजिए और एक इस तरफ लिख लीजिए। अब इसी तरह एक इस तरफ लिख लीजिए, एक इस तरफ, और बाकी 4 जो है आप ऐसे दिखा सकते हैं। मैं इनको डिफरेंट करके दिखा रही हूँ, जो शेयरिंग होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर, ऐसे ये 4 तो हमारे जो है क्या रहेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेयरिंग में हमारे 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे। तो ऐसे हम जो है केवल एक में करके देखेंगे, बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये सल्फर है, इसके 6 तो अपने हैं, तो एक जो है ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये तो इसका अपना है, एक इसके साथ कर लेगा ऐसे। और इसी तरह इस वाले सल्फर के ये देखिए
इसके साथ कर लेगा एक और एक इसके साथ कर लेगा, तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे और हर एक के जो है क्या रहेंगे 8 रहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सिंपल है, CnH2n+2 फॉर्मूला लगा दीजिए। पेंट का मतलब n का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा 5, तो C5H12 जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये पेंटेन का हो गया। तो अगर हम स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इस तरह से सिंपल जो है चेन स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम एन पेंटेन कह सकते हैं, एन पेंटेन। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा, ठीक है। इसके अंदर 4 मेन जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन रहेंगे और सेकंड कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, एक ग्रुप लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, C5H12 रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम आइसोपेंटेन का नाम दे सकते हैं, ये कॉमन नेम है, ठीक है। आईयूपैक नेम नहीं है ये, तो जो है ये क्या है, आइसोपेंटेन। और इसमें अगर आप इसको आईयूपैक नाम देना चाहते हो तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। अब 2 पे क्या है, अब आपके में नोमेनक्लेचर नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। तो देखिए 2 पे ये ग्रुप जो है ना, ये मिथाइल ग्रुप होता है। अब 2 नंबर कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो क्या रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो है इसका आईयूपैक नेम रहेगा। उसके बाद अगला है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, जिसके अंदर हमने क्या किया, 3 जो है इस तरह से कार्बन की चेन बना ली और सेकंड कार्बन पे हमने एक एक ग्रुप जो है वो लगा दिया, ठीक। तो इसका नाम क्या रहेगा, नियोपेंटेन। और साथ में अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 2 डाई। अब 2 ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 लगे हुए ना, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपैक जो है नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। 2 प्रॉपर्टीज कार्बन की कौन सी हैं जिनसे बहुत ह्यूज नंबर कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सो आंसर लिख देंगे, मेन फर्स्ट है कैटिनेशन विच इज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये, दैट इज द कैटिनेशन। सेकेंड है टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, सो विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम। तो टेट्रावेलेंट नेचर है इसका, यानी जो है इसके पास शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रॉपर्टी रहेगी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब देखिए साइक्लोपेंटेन है तो इसके लिए फॉर्मूला हम CnH2n लगा सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि साइक्लो है, एक बॉन्ड कम हो जाता है, तो CnH2n लगा देंगे। तो यहाँ पे C5H10 जो है इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा साइक्लोपेंटेन का। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना बहुत इजी है, 1 2 3 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। और एक कार्बन जो है वो कैसे बनाएगा, 4 इसके अपने हैं, 2 हाइड्रोजन इसके हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ और एक जो है यहां से जो है ये एक जो है इस कार्बन के साथ भी ये फॉर्म कर लेगा। देखिए ये कार्बन जो है ये ऐसे एक तो इसके साथ फॉर्म करेगा और एक जो है ये इस वाले को लेके और ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो सभी एटम्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड है, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनॉन है, हेक्सेनल है। सो आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो इथेनोइक एसिड करना है, तो इथ का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो हमने 2 कार्बन लगा दिए। ओइक एसिड है, ओइक एसिड किसके लिए यूज करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो C डबल बॉन्ड OH हमने ये ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। और बाकी जो इसकी जो वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए ब्रोमोपेंटेन, तो देर आर मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। कैसे, ये है ब्रोमोपेंटेन,
पेंट का मतलब 5 कार्बन, 3 4 5, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन ग्रुप लग गया, तो ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। अब इसमें जो ब्रोमोपेंटेन है उसमें देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगाया, एक आइसोमर ये हो सकता है। अब हमने ब्रोमीन को यहाँ पे सेकंड जो कार्बन है उसके साथ लगा दिया, तो यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। अगली बार हमने थर्ड कार्बन पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, तो 3 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेन को डिफर करके ब्रांच बना के भी हम इसके जो आइसोमर्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है दैट इज ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में ये देखिए ये कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, जो मैंने बताया था आपको कि ये कभी भी कार्बन चेन के एंड में नहीं लगता, हमेशा 2 कार्बन के इन बिटवीन लगता है। तो यहाँ पे सिंपल ब्यूटेनॉन दिया गया है, तो यहाँ पे हम सेकंड जो पोजीशन है उसको हम कीटेनॉन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेनल। क्या है ये, हेक्सेनल। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो हमने ये 6 कार्बन लगा लिए। और अल है, ये इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे कंबाइंड फॉर्म में CHO भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमने इसको ग्रुप को लगाया है, फर्स्ट कार्बन को ही हमें इनको प्रेफर करना होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस। इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये अभी आपके सिलेबस में ये जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको नहीं कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बाद ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट वाला पोर्शन भी आपका जो है डिलीटेड है। एंड उसके बाद यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दीज यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। तो कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे C2H6 में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, इस तरह से आप बना सकते हो ना इसको, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 and 3 6 हो गई, और इनके बीच में एक बॉन्ड होगा तो 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए ब्यूटेनोन है, ओन लगा हुआ है, तो ये क्या है, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। तो इसको थोड़ी सी पहचान करनी है आपको। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जो है इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप इसमें ओइक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, CHO, इसके लिए हो जाएगा COOH, अल्कोहल के लिए होता है OH, और कीटोन के लिए होता है C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो CH3Cl में जो है आपको बताना है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे रहेगा। तो बहुत सिंपल है, कार्बन 2 4 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका CH3Cl। तो जो कार्बन है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन किस किस से शेयर हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन से शेयर हो जाएगा, यहाँ इधर भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन शेयर करेगा, क्लोरीन शेयर करेगा। क्लोरीन में कितने होते हैं, क्लोरीन में देखिए क्लोरीन के अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 7, तो एक ही चाहिए इसको, 7 इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 और एक ही 7। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। ठीक है, और कार्बन के देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के इस तरह से पूरे 8 हो जाएंगे। आंसर आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट में देखिए आप इथेनोइक एसिड का भी नहीं करेंगे, H2S का जो है आप कर लेंगे, प्रोपेनॉन का भी, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके सिलेबस में नहीं है।
आप चाहो तो कर सकते हो। H2S का बहुत सिंपल है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक के साथ ये शेयर कर लेगा, H2S बन जाएगा। F2 का भी बहुत ईजी है, जैसे हमने क्लोरीन का बनाया था वैसे ही Cl2 का है। फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का लिख सकते हो आप, 7 होता है, 9 होता है, तो 2 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये ऐसे इसके साथ 8 पूरे कर लेगा और ये इसके साथ जो है 8 कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से फ्लोरीन बन जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ए होमोलोगस सीरीज क्या है, कार्बन कंपाउंड्स की एक चेन है दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। कार्बन नंबर जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट रहेंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, सब में एन है और हर एक जो कंपाउंड होगा वो CH2 से क्या करेगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है इस सीरीज का, CnH2n+2। इसमें इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड। हर एक सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, यानी 14U का जो है यहाँ पे डिफरेंस जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सिलेबस में आपका नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं है स्टूडेंट्स, 11 भी नहीं है, एंड 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 15 भी नहीं है। ठीक है, तो बस केवल हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं होमोलोगस सीरीज तक, यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं, ये यही वाले तक। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन, और बीच में भी मैंने आपको बताया है कौन से सिलेबस में इंक्लूडेड है और कौन से नहीं है। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप जो है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा कोई भी डाउट है। इसके अलावा चैप्टर 5 आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिसमें आपको सारे जो चैप्टर्स हैं डिटेल के साथ आपको मिलेंगे, वहां पर विजिट कर आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है इसी तरह के और चैप्टर्स के लिए, एंड ऑल्सो सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।